मेरा नाम नेहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं एक डॉक्टर थी क्योंकि मेरा सपना था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया था। अब मैं डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज किया करती थी। हम दो बहनें थी। मैं बड़ी हूँ और मेरी छोटी वाली बहन मुझसे 2 साल छोटी है। मेरे पापा के एक जनरल स्टोर था। हम लोग मामूली से लोग थे। हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ थी और कोई ज़्यादा काबिल और बड़ी डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन अपने हिसाब से लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी और अच्छी तरीके से करती थी। अब मेरे मम्मी पापा का कहना था कि वह मेरी शादी कराना चाहते हैं क्योंकि वो लोग कहेंगे कि बेटी का डॉक्टर बनाने के बाद अब उसकी कमाई बैठकर खा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने जिद बांध ली थी कि वह मेरी शादी करके ही रहेंगे। हालांकि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती थी। मैं अभी डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहती थी। एक अस्पताल में नौकरी करती थी और मुझे वहीं पर बहुत अच्छा लगता था। आखिर इतने साल पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना सपना पूरा जो कर लिया था। अभी मुझे नौकरी करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। मेरे लिए एक रिश्ता भी आ गया था। मेरे मम्मी पापा को वह लड़का बहुत पसंद आया था और आता भी क्यों नहीं। आखिर लड़का अमीर ख़ानदान का इकलौता बेटा था जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। उसे तो लड़कियां खूब घूर घूर कर देखती थी और उसको पाने की चाह भी रखती थी। वो इतना अच्छा था ही कि कोई भी लड़की उसे देखकर उसकी दीवानी हो जाती थी। उस लड़के का नाम नीरज था। नीरज इस शहर के सबसे अमीर खानदान का बेटा था। नीरज के घर वालों ने अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी क्योंकि उसकी फैमिली वाले को अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी हो रही थी। मैं बड़ी हैरान थी और कंफ्यूज भी थी कि नीरज के माता पिता ने मुझे ही क्यों पसंद किया। उनके आगे हम तो कुछ भी नहीं थे। मैं एक मामूली सी डॉक्टर थी और वह एक अमीर खानदान का लड़का था। मैं कहीं से भी उनके लायक नहीं समझते। मैं हमेशा यही सोचते रहती थी कि इतने बड़े खानदान के लोग ने मेरे साथ ही रिश्ता क्यों किया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आखिरकार हम पर इतना एहसान कैसे हो सकता था। उन लोगों को अपने बेटे के लिए अपने ही स्टैंडर्ड की कोई लड़की देखनी चाहिए थी, मगर हम तो मामूली से लोग थे। हाँ, मगर पेशे से मैं डॉक्टर थी और मुझे लोग मेरे पेशे की वजह से ही पहचानते थे। पर मैं कोई इतनी बड़ी और फेमस डॉक्टर नहीं थी, बस एक अस्पताल में नौकरी किया करती थी। फ़िलहाल अब इन लोगों ने रिश्ता फिक्स कर ही दिया था, तो मेरे मम्मी पापा तो इसको मेरी खुशकिस्मती जान रहे थे। शादी के दिन लड़के वालों के साथ एक औरत भी आई थी। यह औरत देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उस घर की ही सदस्य है, लेकिन वह औरत मुझे ही गौर से देख रही थी। वह मुझे बार बार घूर कर देख रही थी, जैसे अभी मुझे खा जाएगी। मैं उस औरत की नज़रों को पहचान गई थी। उसकी नज़रें ऐसी लग रही थी जैसे वह मुझसे कुछ बताना चाह रही हो। वह मुझे अकेले में बात करना चाहती थी। वह मुझे बहुत बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे यह जताना चाहती थी कि मैं उसकी बात सुन लूँ। मैं उसे वॉशरूम ले जाने के बहाने से बाहर ले आई थी। मेरे साथ बाहर आते ही उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा और बहुत ही समझदार समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकली। तुम यह नहीं जानती कि इस खानदान का बेटा नीरज तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हाँ, अगर तुम उसकी एक चीज़ ठीक कर दो तो हो सकता है कि तुम उस पर काबू पा लो, कि तुम उस पर राज करो, लेकिन उसके लिए तुम उसको ठीक करना होगा। उस औरत की बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था और कन्फ्यूज़न में डाल दिया था। मैं तो यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह मुझसे क्या चाहती है,
लेकिन इससे पहले कि वो मुझसे और कोई बात करती, मेरी मम्मी ने मुझे कमरे में आने के लिए आवाज़ लगा दी थी। फिर मैं उस औरत की पूरी बात सुने बगैर ही अपने कमरे में आ गई थी। फिर वो औरत चली गई, लेकिन मुझे यह बात सता रही थी कि औरत मुझे क्या बताना चाह रही थी। वह औरत मुझे क्या बताना चाह रही थी, मेरे मम्मी ने क्यों उसी टाइम पर मुझे बुला लिया, यह सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। फिर मम्मी पूछने लगी कि औरत तुमसे क्या कह रही थी? तुम नहीं जानती हो कि नीरज के घर की नौकरानी है? तुम तो इस नौकरानी के साथ ऐसी बातें कर रही हो जैसे ही तुम्हारी बहुत अच्छी रिश्तेदार लगती है। अब तुम्हारे ससुराल वालों को यह पता चल गया कि तुम नौकरों के साथ इतना ज़्यादा फ्री होकर बात करती हो, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या यह बात कम है कि वह हम जैसे गरीबों में अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं? ऊपर से तुम उनके सामने गरीबों जैसी हरकतें भी कर रही हो। तुम्हारी शादी इस शहर के सबसे बड़े ख़ानदान के यहाँ पर होने वाली है, इसीलिए अपने आप को उन जैसा कर लो। तुम्हें उनको यह यकीन दिलाना ज़रूरी नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के लिए हमारी इज़्ज़त रख लो। फिर मैंने अपने मम्मी से कहा, हम गरीब कहाँ हैं माँ, मैं डॉक्टर हूँ, हम भी तो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो हम कहाँ से गरीब हुए। फिर मेरी माँ बोलने लगी कि कहाँ उन लोग और कहाँ हम। मम्मी की बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस औरत का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही कह रहा था। लग नहीं रहा था कि नीरज के घर की नौकरानी है। मेरी माँ शादी में बहुत पूछती है, मैं दिमाग को निकाल देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इस बात को दिमाग में रख कर अपनी शादी का दिन खराब करना चाहती थी, इसीलिए अपने दिमाग से सारे फिजूल बातें निकाल दी थी और मेरी और नीरज की शादी बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से हो गई थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। घर एक औरत का सपना यही होता है कि वह अपने पति के साथ खुश रह सके। उसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसे एक अच्छा हमसफ़र ज़रूर मिलना चाहिए। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था, सारे मेहमान चले गए थे, मुझे कुछ लड़कियां मेरे कमरे तक छोड़कर गई थी। मैं दुल्हन बनकर अपने बेड पर बैठ गई थी और घूंघट डाल दिया था। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 1 बज गए थे मुझे अपने पति का इंतज़ार करते हुए, लेकिन मेरा पति अभी तक आया नहीं था। बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मेरी तो अब कमर अकड़ने लगी थी। मैं सोच रही थी कि आखिर अभी तक मेरा पति कमरे में क्यों नहीं आया। क्या उन्हें इस शादी से खुशी नहीं थी? मैं तो यह बातें सोच रही थी कि मुझे अपने पति से मिलने की बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक कमरे के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। मुझे लगा यह खुशबू बाहर से आ रही है। जैसे ही मैं नज़रें उठाकर देखी, मैं हैरान रह गई थी। सामने तो मेरा पति नीरज खड़े हैं और उनके हाथों में अगरबत्तियाँ थी, जिसकी खुशबू सारे कमरे में फैल रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उनके यह टेबल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी और मैं सोचने लगी थी कि आखिर वह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं उनके हाथ में यह अगरबत्तियाँ क्या कर रही हैं। शादी की पहली रात कोई पति अपने पत्नी के सामने ऐसी अगरबत्तियाँ लेकर थोड़ी ना खड़ा होता है। जैसे कि मेरे पति नीरज खड़े थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था। जाहिर सी बात है, हर किसी की ख्वाहिश तो यही होती है कि वह अपने पति का अच्छा बिहेवियर देखे, उसका पति उससे प्यार भरी बातें करे। लेकिन मेरा पति तो शादी की पहली रात थी, अपनी पत्नी के पास आने के बजाय अगरबत्तियों को पकड़कर खड़ा था और उनका धुआं पूरे घर में फैल रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था
और मैं बहुत हैरान हो रही थी। आखिर इस वक्त अगरबत्तियों की क्या ज़रूरत। लेकिन मेरा पति अगरबत्तियों को ऐसे लेकर खड़ा था और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अपने पति को ऐसे हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़े हुए देखकर मैं उलझन महसूस हो रही थी। मुझे मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी। उनके चेहरे पर पसीने देखकर मुझे आइडिया हो गया कि शायद वह काफ़ी दूर से चलकर आए हैं। वह मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि रात के इस टाइम पर मेरा पति कहाँ से आ रहा था और वह यह सब कुछ क्या कर रहा था। ऐसी शादी वाले दिनों में इंसान अपना बहुत ख्याल रखता है। मेरे पति ने अगरबत्ती एक तरफ लगा दी। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि मेरे पति मुझे अभी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे खड़ा होने के लिए कह दिया। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। फिर अपने पति की बात मानते हुए मैं बेड से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। अब उन्होंने मुझसे बड़े कड़े शब्दों में सवाल किया और मुझसे पूछे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जाहिर सी बात है कि पत्नी का जवाब हाँ ही होगा। मैं भी ऐसे ही की। मैंने हाँ में जवाब दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसने आपका भाग्य मेरे भाग्य के साथ जोड़ दिया, तो मैं आपसे ही मोहब्बत करूँगी ना। यह तो इस भगवान का ही देन है। तभी अचानक मेरे पति बोल पड़े और कहने लगे, बस बस, ज़्यादा अच्छा बनने की देवी बनने की ज़रूरत नहीं है। नीरज ने इतना चिल्लाकर बोले थे कि उनकी आवाज़ गूंजने लगी थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई थी। फिर उस नौकरानी की बात मुझे याद आ गई थी। फिर मैं सोची कहीं वो नौकरानी सच तो नहीं कह रही थी। दोबारा मेरे पति ने वही मुझसे सवाल किया और कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यह तुम्हें साबित करना होगा, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एक औरत के लिए अपने पति को खुश करने से ज़्यादा क्या हो सकता है। मैंने कहा, आप जो कहेंगे वो करूँगी, चाहे वो मेरे लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मेरे पति मेरी बातें सुनकर अचानक मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम तो डर गई। नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करवा रहा। बस मैं चाहता हूँ कि आज की रात हमारी कुछ स्पेशल बने। मैं तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम तो डर गई। कोई बात नहीं। अपने पति की बात सुनकर मैंने गहरी सांस भरी और मुझे तसल्ली हुई। चलो अच्छा है, मेरे पति मजाक ही कर रहे थे। फिर मुझसे कहने लगे, चलो बाहर चलते हैं। मैंने कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है और आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? तब मेरे पति ने कहा, चलो हम ड्राइविंग करेंगे और फिर आइसक्रीम भी खा लेंगे। मेरे पति की बातें अजीब लग रही थी मुझे, लेकिन मैं अपने पति को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम कार में बैठकर जा रहे थे। फिर मैं सोची अपने पति से अगरबत्ती के बारे में पूछ लूँ। क्या वह घर में इतना अगरबत्ती क्यों जलाए थे? वह भी उस वक्त उसकी पूजा भी का भी वक्त नहीं होता, फिर अगरबत्ती जलाने का क्या मतलब था? लेकिन अपने पति को उस वक्त मैं अच्छे मूड में देखी। मैं नहीं चाहती थी कि उनसे यह पूछकर उनका मूड ख़राब कर दूं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दिन नहीं पूछूंगी, कभी और पूछ लूँगी। मुझसे रास्ते में इस तरह से बात कर रहे थे जैसे ही मुझे काफ़ी पहले से जानते हो। मुझे उनका यह अंदाज़ काफ़ी अच्छा लगा था और खुशी भी हुई थी कि मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा है। शादी की पहली रात ही वो मुझे घुमाने के लिए निकल गए थे। उन्हें तो मुझे अपने साथ ले जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्होंने मुझे दुल्हन वाले कपड़े चेंज भी नहीं करने दिए थे। मैं इसी हालत में उनके साथ घूमने निकल गई थी। हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए थे, लेकिन मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि वह मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रहे थे। हालांकि आइसक्रीम की स्टॉल तो पीछे निकल गई थी। मैं अपने पति से कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं। आइसक्रीम का स्टॉल पीछे छूट गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? फिर मेरे पति ने कहा, मुझे
आइसक्रीम खाने का मूड नहीं है। मेरा मूड बदल गया। मैं एकदम से चौंक गई थी और फिर उनके चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर मैंने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरे पति ने कहा, यहाँ शहर से दूर हमारा एक फार्म हाउस है, हम वहीं पर जा रहे हैं। मेरा वो फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुम वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा, हम किसी और दिन भी तो जा सकते थे ना, आज के ही दिन क्यों? फिर मेरे पति कहने लगे, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी जब शादी होगी तब पत्नी को लेकर यहीं आऊँगा और हम लोग हनीमून अपना यहीं मनाएंगे। मैं इस बात से थोड़ा शर्मा गई थी और अपने पति की बातें सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और वह एकांत में समय बिताना चाहते हैं। हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए थे। रात के 2 बज चुके थे और अभी तक मेरा पति गाड़ी चला रहे था। फाइनली हम लोग फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। यह फार्म हाउस सच में बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पति ने फार्म हाउस का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर से फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मेरे पति ने कहा, आओ तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ कमरे में चली गई थी। फार्म हाउस बहुत ही साफ़ सुथरा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई रहता होगा। फिर मैं अपने पति से पूछी, यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई कैसे है, यहाँ पर कौन रहता है? फिर मेरे पति ने कहा कि मैं इस फार्म हाउस को 2-3 दिन से साफ़ सुथरा करवाते रहता हूँ और हम यहाँ आने वाले थे तो नौकर से कहकर यहाँ की सफाई करवाई है, इसीलिए साफ़ सुथरा है। फिर मेरे पति कहने लगे, मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिल लगता है क्योंकि यह शहर से अलग है। फिर मेरे पति मुझे अपने कमरे में ले आए थे। फिर मेरे पति ने कहा, तुम बेड पर लेट जाओ। मैं अपने पति की तरफ देखने लगी क्योंकि मैं इस तरीके से लेट नहीं सकती थी। मैं शादी का जोड़ा पहने हुई थी और इस तरीके से लेटने में मुझे कंफर्टेबल लग नहीं रहा था। फिर मैंने अपने पति से अपनी हालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं ऐसी हालत में लेट नहीं सकती, यह दुल्हन वाले कपड़े हैं, मुझे इस कपड़ों में उलझन हो रही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही लेट जाओ। मेरे पति ने मुझे लेटने के लिए कहा। उनकी बातों का मान रखते हुए मैं बेड पर लेट गई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि मेरे पति ने लेटते ही मेरे मुंह पर एक ब्लैंकेट डाल दिया था। मैं घबरा कर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग पर चक्कर सवार होने लगी और मेरी आंखें बंद हो गई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैं ससुराल वाले घर में मौजूद थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि मेरा पति तो मुझे रात के वक्त अपने फार्म हाउस में लेकर गए थे और वहीं पर मैं सो गई थी और फिर यहाँ कैसे आई। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा था। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैंने देखा मेरे पति घर में कहीं मौजूद नहीं थे। फिर मैं अपने सास के पास आकर बैठ गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के लिए। यह आशीर्वाद मेरी सास का कुछ अजीब नहीं था। मैं उनके बेटे की ज़िंदगी में नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में मुझे लाया था। घर में सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा ही था, लेकिन वह नौकरानी मुझसे दूर दूर ही रहती थी। मैंने सोचा दूर ही रहे तो अच्छा है। मेरे पति के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी। मेरी सास ने मुझे बताया कि नीरज ऑफिस के लिए चले गए हैं। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं उनसे यह पूछ लूँ कि यहाँ पर कैसे आई रात के वक्त। जब वह आएंगे तब मैंने एक बात नोटिस की, उन्होंने अपने पेरेंट के साथ बैठकर खाना नहीं खाए थे, बल्कि नौकरानी से कहा कि मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आना। फिर नौकरानी खाना लेकर कमरे में चली गई थी देने के लिए। फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा अपने कमरे
अपने पति के साथ बैठकर ही खाना खाओ। फिर मैं भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही कमरे में आई अपने पति का बिहेवियर देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे देखते ही वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे गुस्सा होने लगे और घर में अगरबत्ती का धुआं आ रहा था। मेरे पति ने फिर से रात के वक्त अगरबत्ती जलाकर घर के अंदर बहुत सारी धुआं कर रखा था और मेरे पति घर घर मुझे ही देख रहे थे। मैंने नौकरानी से कहा, खाना लाओ, मुझे दो, मैं परोस देती हूँ। तब मेरे पति गुस्सा हो गए और बोले कि मुझे तुम्हारे हाथों से खाना नहीं चाहिए। मैं अपने पति के इस रवैये से परेशान थी। फिर नौकरानी ने खाना परोसा था। अपने पति का बदला हुआ मूड देखकर मैं फिर से हैरान रह गई थी और फिर यह अगरबत्ती मैंने अपने पति से कोई बात करना अभी ठीक नहीं समझा था, क्योंकि इस टाइम वह फिर से मुझे गुस्से में लग रहे थे जैसे कि कल थे। मैं अपने खाना लेकर एक तरफ सोफे पर बैठकर खाने लगी थी और मेरे पति वहीं पर बैठकर खाना खा रहे थे। अपने पति के इस बदले बदले बिहेवियर से रुक रुक कर परेशान हो रही थी। मेरे पति का बिहेवियर खाना खाने के बाद फिर से बदल गया था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम खाना खा चुकी हो? मैंने कहा, नहीं, अभी मैं खाना खा रही हूँ। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से प्लेट अपने हाथों में ले ली और कहने लगे, यह खाना अच्छा नहीं है, छोड़ो। मुझे भी खाने में मज़ा नहीं आया, चलो हम दोनों बाहर होटल में खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा, लेकिन खाना तो अच्छा है। उन्होंने कहा, तुम बहुत सवाल जवाब करती हो। ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकाल लाए और कहने लगे, हम लोग होटल में खाना खाएंगे, घर का खाना मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरह ज़बरदस्ती से मुझे अपने पति के घर से बाहर ले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक बार तो उन्हें मेरी मर्ज़ी जान लेनी चाहिए थी। फिर से वह मुझे कहीं दूर लेकर आ गए थे और मैं खाना खाने के लिए किसी होटल पर नहीं रुके थे। मैंने अपने पति से कहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, होटल तो पीछे निकल गया। फिर मेरे पति ने कहा, हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, कल तुमको मज़ा आया ना, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कल के बारे में पूछ लेती हूँ। कल रात जब फार्म हाउस गए तो सुबह अचानक मेरी आँख हमारे घर में कैसे खुली थी। फिर मेरे पति ने कहा, तुम फार्म हाउस पर जाते ही लेट गई और तुम्हें फ़ौरन ही नींद आ गई थी। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें तो अपने पति से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि मैं तुम्हें सुबह घर पर लेकर आया और तुम्हें तब भी पता नहीं चला। तुम इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सोती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अपने पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी और दिमाग पर जोर डालने लगी थी कि क्या मैंने ऐसा ही किया था। हालांकि अपने घर पर इतनी गहरी नींद में तो नहीं सोती थी। घर में थोड़ी सी भी आहट होती थी तो मेरी अचानक से आँख खुल जाती थी। फिर अब मेरी नींद को क्या हो गया है, मेरा पति मुझे फिर से फार्म हाउस ले गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कोई खाना नहीं मंगवाया था। उन्होंने वहाँ जाते ही मुझे फिर से लेटने के लिए कहा। उनके कहने के मुताबिक मैं लेट गई थी और मेरे लेटते ही उन्होंने फिर से मेरे मुंह पर ब्लैंकेट ढक दिया और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। मेरा पति रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने से फार्म हाउस पर ले जाता। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी फार्म हाउस पर थी, लेकिन सुबह को मेरी आँख मेरे कमरे में खुलती। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अपने पति के साथ बहुत सावधानी से पेश आऊँगी। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ जाती है और मुझे पता ही नहीं चल पाता कि फार्म हाउस पर जाने के बाद आखिर मेरा पति मेरे साथ क्या करता है।
मेरा पति मुझे किसी और चीज़ का बहाना लेकर जाते हैं, लेकिन वह मुझे फार्म हाउस ही लेकर चले जाते थे। मैंने सोचा यह बात अपनी सास को बता देती हूँ, लेकिन अभी अभी नई नई शादी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़राब कर दूँ, इसीलिए पति जैसा कहते थे मैं वैसा ही करती थी। मैं सोच रही थी कि सबसे कठिन बात तो यह है कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि कहीं उस ब्लैंकेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मेरा पति मेरे लेटते ही मेरे मुंह पर ढक दिया करता था, इसीलिए आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी नाक में रुई लगा लूँगी और देखूँगी कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। मेरा पति मुझे बेहोश करता है या फिर मैं खुद ही गहरी नींद में सो जाती हूँ। आज मेरे पति जब रात को घर पर आए तो मैं पहले से ही तैयार होकर बैठी थी और प्लान बना रखी थी। देखना चाहती थी कि आज फार्म हाउस ले जाने के लिए कौन सा बहाना करते हैं। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, चलो आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। आज मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया था और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। हम लोग फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। रूटीन के मुताबिक मेरे पति ने मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं लेट गई थी और फिर मेरे पति ने मेरे मुंह पर ब्लैंकेट ढक दिया। प्लान के मुताबिक मैंने ब्लैंकेट अपने मुंह पर ढकने से पहले ही रुई को अपने नाक में लगा लिया था। इसके बारे में मेरे पति को पता नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं होश में ही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह ब्लैंकेट में बेहोशी की दवाई मिली थी, इसीलिए मैं बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन मेरा पति मुझे बेहोश क्यों करता था? आखिर वह मुझे फार्म हाउस पर लाकर ऐसा क्या करता था? आज वह सब कुछ मुझे पता चलने वाला था। फिर मैं कुछ ही देर में खटर पटर की आवाज़ को अच्छे से महसूस कर रही थी। तभी अचानक कमरे में रोशनी बंद हो गई और धीमी रोशनी मेरे कमरे में फैल रही थी और फिर कुछ ही देर में मुझे अगरबत्ती की खुशबू भी आने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा पति मुझे बेहोश करता था, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर बेहोशी सवार नहीं हुई थी। मैं सब कुछ अच्छी तरीके से सुन सकती थी। मुझे इसी तरह लेटे लेटे आधा घंटा गुजर चुका था। कमरे में पूरी तरीके से खामोशी थी। मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। मैंने धीरे धीरे अपने ब्लैंकेट को अपनी आंखों से हटा दिया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति मोमबत्तियों के घेरों के बीच में बैठा हुआ था और बहुत सारी अगरबत्तियां जला के रखी थी और कमरे में खुशबू फैल रही थी। मेरे पति ने अपने आप आगे नींबू और मिर्च रखी हुई थी। उसका मतलब यह था कि मेरा पति जादू कर रहा था। यह अपने आंखें बंद कर कुछ पढ़ रहा था। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तो अपने पति को देखकर डर गई थी। मैंने इसी तरह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मुझे होश में देखकर मेरी जान का दुश्मन बन जाए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस नौकरानी से पूरी बात पूछ कर ही रहूँगी, जो मुझे बार बार नीरज से शादी करने पर मना कर रही थी। इसका मतलब यही था कि वो सच कह रही थी। मेरा पति ठीक नहीं है, मुझे उसे ठीक करना होगा। लेकिन वह यह सब कुछ क्यों और क्या कर रहा है, यह मुझे अभी तक पता नहीं था और इसके बारे में मुझे वह नौकरानी ही बता सकती थी। मुझे लेटे लेटे 2-3 घंटे गुजर गए थे। उसके बाद नीरज ने मेरे आँखों से ब्लैंकेट हटाया और न जाने मेरे मुंह पर क्या पढ़कर फूंक मारा और फिर मुझे अपने गोद में उठाकर कार में बिठाया और घर ले गया था। मुझे बेड पर लेटा दिया। तभी तो हर दिन मेरी आँख सुबह
बेड पर ही खुलती थी। मेरे पति के घर से निकलते ही मैं फ़ौरन नौकरानी के पास गई। भगवान का शुक्र था कि आज वह काम पर आई थी। मैंने उसे जल्दी से अपने कमरे में बुलाया और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उस पर पूरी बात बताई और कहा, अब मुझे बताओ कि तुम यह सब कुछ कैसे जानती हो। मुझे आज पूरा सच जानना है। फिर उसने जो कुछ भी मुझे बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। नौकरानी ने मुझे बताया कि दरअसल नीरज के माता पिता ने बचपन से ही उसे अकेला छोड़ दिया था। इस दोनों को दौलत का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए इन्होंने अपने बच्चे का बचपन बर्बाद कर दिया। वह दोनों अपनी ज़िंदगी में मगन रहे। छोटा सा नीरज, जिसे माता पिता के सहारे की ज़रूरत थी, उनके प्यार की ज़रूरत थी, उस वक्त वह अकेले ही अपनी ज़िंदगी गुजारा है। नीरज के माता पिता नीरज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए थे। नीरज का बचपन नौकरों के साथ ही बीता है। नीरज के माता पिता ने नौकरों के हवाले कर दिया था अपने बेटे को संभालने के लिए। नौकर तो माँ बाप की तरह बच्चे को ख्याल नहीं रख सकते। अकेले में नीरज हॉरर मूवी, जादू टोने वाली मूवी, गेम्स भी हॉरर टाइप जैसे ही देखता था। वह अकेले रह रहकर उसके दिमाग में जादू टोने वाली बातें सवार हो गई थी, क्योंकि उस कहानियों में भी जादू वाली कहानियाँ ही पसंद थी। वह अपने मोबाइल के अंदर जादू टोने वाली और भूत की कहानियाँ सुनता था, उनका वीडियो ही देखता था। वह अलग ही दुनिया में रहने लगा था, अपनी इस दुनिया में पहुँच गया। उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया था। जवान होने के बाद माता पिता को पता चला कि उनका बेटा उनके काबू में नहीं है, तब उन्होंने उसकी शादी करने का फ़ैसला किया। नीरज की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं और उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई हैं और तीसरी शादी तुम्हारे साथ कराई गई है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि तुम अपने पति को ठीक करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकेगी। नहीं तो नौकरानी की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिस सासों से मैंने इतना अच्छा समझ रही थी, उन्होंने मेरे साथ इतना विश्वासघात किया था। अपने ऐसे बेटे की शादी मुझसे करा दी जो दिमागी तौर पर मरीज हो चुका था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस हुआ था कि मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ हो गई जो एक अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन इसमें कसूर उसका नहीं था, इसमें कसूर उसके माता पिता का था, जिन्होंने बचपन में उसे अकेले छोड़ दिया था, जिसे अकेलेपन के शिकार होकर वह इस तरह का हो गया था। लेकिन मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, बल्कि मुझे उन्हें ठीक करना होगा। मैंने अपने सास ससुर से इस बारे में बात की तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे बोले कि तुम ठीक कह रही हो बेटी, हमने बहुत गलत किया है अपने बेटे को अकेला छोड़कर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक डॉक्टर थी और मुझे पता था कि अगला स्टेप मुझे क्या लेना है। मैंने अपने सास ससुर से बात करके नीरज को ठीक करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं डॉक्टर से मिली, तब डॉक्टर ने मुझे अमेरिका के लिए कंसल्ट किया था। मैं अपने पति को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगी ताकि मेरा पति अब ऐसी वैसी हरकत ना करे और उसे लेकर मैं अमेरिका चली जाऊं। वहां जाकर मेरे पति का इलाज चल रहा था और मेरे पति की कंडीशन अब काफ़ी बेहतर हो गई है। मेरे इस होनहार और दरिया दिली से मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का बचपन ख़राब मत करिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, उनको टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि दौलत की वजह से या बिजी शेड्यूल की वजह से आप अपने बच्चों को ही खो दें। बच्चों को पेरेंट्स के साथ की और उनके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।